हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेमेस्टर 1 के इंग्लिश मेजर क्लास में आपका वंस अगेन हार्टी वेलकम। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 3, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। ये क्लास 3 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं लाइव क्लासेस तो ले रहा था, लेकिन नेटवर्क इश्यूज़ के कारण मैं लाइव क्लास अभी नहीं ले पा रहा हूँ। तो फिलहाल आपके क्लासेस बंद नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने शुरुआत कर दी है। फिर से मौका मिलेगा तो फिर से लाइव क्लासेस हम लोग शुरू भी करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 में आपका। सबसे पहला जो चीज़ है वो समझना है आपको, वो क्या है कि जो एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं वो होते क्या हैं। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर जो हैं वो कुछ और नहीं बल्कि फंडामेंटल कंपोनेंट्स है। फंडामेंटल का मतलब होता है वेरी स्पेशल बेस, ये आधार होता है। और ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं और लिटरेरी वर्क को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? लिटरेरी वर्क को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लिटरेरी वर्क को क्रिएट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो एलिमेंट्स हैं उनका उपयोग ऑथर्स करते हैं और वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और कहना जो चाहते हैं, वो जो मीनिंग बताना चाहते हैं, जो इमोशंस उनकी होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो इन्हीं के मदद से हमारे सामने रखते हैं। तो अब हमें इन एलिमेंट्स के बारे में जानना है। तो पहला जो एलिमेंट है उसे हम लोग कहते हैं प्लॉट। प्लॉट क्या है? जो कहानी होती है, जो स्ट्रक्चर होती है कहानी की, उसी को हम प्लॉट कहते हैं। इसको हम लोग पटकथा भी कहते हैं। कहता है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, यानी जो घटनाओं का जो चेन है, जो इवेंट्स का जो चेन है और जो कहानी को बनाता है, वही कहलाता है प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला होता है एक्सपोजिशन, यानी एक्सपोजिशन ऐसे आप समझेंगे, एक मैं यहाँ एक ड्राइंग बना रहा हूँ तो आप इसे समझ जाएंगे। यहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ और यहाँ, ये समझना आप। ये एक्सपोजिशन है, यानी यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी भी सेटिंग का, कैरेक्टर का और बैकग्राउंड का। ये कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें शुरू में ही यहाँ शो की जाती हैं, तो ये एक्सपोजिशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा है राइजिंग एक्शन, यानी घटना आगे बढ़ रही। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये राइजिंग एक्शन है, ये घटना आगे बढ़ रही है। इवेंट्स दैट लीड टू क्लाइमेक्स, यहाँ हम लोग क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और टेंशन क्रिएट होता है। यानी जब आप कहानी देखते हैं तो कहानी में टेंशन जब क्रिएट हो जाता है तो ये क्लाइमेक्स कहलाता है। ये जो टॉप आप देख रहे हैं, पिनैकल जो देख रहे हैं, वो क्या है? वही है क्लाइमेक्स। तो अभी हम लोग राइजिंग एक्शन देख रहे थे। तो दूसरा, फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोजिशन, दूसरा है राइजिंग एक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लाइमेक्स। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो टॉप का प्लेस है, यहाँ जो कहानी होती है वो क्लाइमेक्स होती है और धीरे धीरे ये टर्निंग पॉइंट शो करती है कहानी में और इंटेंस मोमेंट होता है। ये ऐसा मोमेंट होता है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंटेंस मोमेंट होता है, बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है और आप महसूस करने लगते हैं कि यहाँ जो हीरो है या हीरोइन है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में या बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइमेक्स, ये वाला पॉइंट। उसके बाद होता है फॉलिंग एक्शन। घटना में या कहानी में गिरावट होने लगती है, क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है? आफ्टर द क्लाइमेक्स लीडिंग टू रिजोल्यूशन। अब ये ख़त्म होने लगती है कहानी, इसमें यानी एक्शन में गिरावट होने लगती है। और अगला पॉइंट होता है रिजोल्यूशन का, यानी कहानी का अंत, यानी आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा। या तो हीरो जीतेगा या हीरो हारेगा, या तो हीरो को किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा, या फिर विलेन को पनिशमेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो डिनाउमेंट भी कहलाती है। सो ये कंक्लूजन जो है, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स, जो भी संघर्ष है
वो आके समाप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्लॉट है इसमें कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगला है कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई कहानी होगी या कोई नॉवेल होगा तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इसको हम लोग पात्र कहते हैं या चरित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में पीपल हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कहानी में एक्शन की मदद से आगे बढ़ाते हैं। अगर कैरेक्टर्स ना हो तो कहानी में एक्शन नहीं होगा। तो कैरेक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? पहला कैरेक्टर जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट, जिसको हम कहते हैं हीरो। वो मेन कैरेक्टर होता है और वो हीरो और सेंट्रल फिगर होता है किसी भी कहानी का। दूसरा है एंटागोनिस्ट, जिसको हम लोग आप कहते हैं एंटागोनिस्ट मतलब विलेन। वो कैरेक्टर जो अपोज करता है हीरो को, ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट को अपोज करता है, उसके विरोध में रहता है और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, संघर्ष लाता है हीरो के लाइफ में, जिसको आप विलेन कहते हैं, ठीक है। फिल्मों में आप देखते ही हैं। अब कैरेक्टर्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डायनेमिक कैरेक्टर यानी जिसमें हमेशा बदलाव होता रहेगा। ऐसा कैरेक्टर जो चेंजेस होता रहता है, उसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है और उसमें चेंज दिखाई पड़ता है। कैरेक्टर में आप चेंज देखते रहेंगे। दूसरा कैरेक्टर होता है स्टैटिक कैरेक्टर, यानी थ्रू आउट द स्टोरी आप उसमें कोई भी चेंज नहीं देखेंगे, वो सेम रहता है, ठीक है। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? वो एक सिंपल और एक डायमेंशनल, यानी एक दिशा में ही उसका काम होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, या फिर किसी एक थीम को लेकर वो चलता है। राउंड कैरेक्टर क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली जो विलेंस होते हैं वो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स राउंड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेटिंग अगला पॉइंट आता है, इसका एलिमेंट आता है। सेटिंग क्या है? द टाइम एंड प्लेस, जो समय दिखाया जाता है या जो स्थान दिखाया जाता है, प्लेस दिखाया जाता है किसी भी स्टोरी में, वो सेटिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इन्वायरमेंट भी दिखाई पड़ता है और यह प्रभावित करता है, इट इन्फ्लुएंसेस द कैरेक्टर, कैरेक्टर को भी प्रभावित करता है और जो इवेंट्स होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। और यह एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करता है जिससे एक मूड तैयार होता है, एटमॉस्फेयर तैयार होता है कि कहानी क्या है, रोमांटिक है या फिर एक ट्रेजेडी है जहाँ दुख है, या कॉमेडी है जहाँ हंसी खुशी है। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग की मदद से होती हैं। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थीम, थीम क्या है? जिसको हम लोग सारांश भी कहते हैं, यानी जो फिल्म हम लोग देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं उससे हमको क्या आइडिया मिला, क्या मैसेज मिला, क्या आइडिया मिला, क्या इंसाइट यानी क्या सोच उससे डेवलप हुई, ऑथर कहना क्या चाहता था अपनी कहानी से, वो थीम की मदद से हम लोग समझते हैं। थीम जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें दिखाया जा सकता है लव को, पावर को, जस्टिस को या फ्रीडम को। तो इस तरीके से थीम जो होता है वो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी लिटरेचर में। यह डिस्कस कर सकता है ह्यूमन कंडीशन को या सोसाइटल इश्यूज, यानी समाज में जो घटनाएं होती हैं वो सारे इश्यूज को ये दिखाता है। तो ये थीम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कन्फ्लिक्ट। कहानी है, हीरो है, कैरेक्टर्स जब हैं तो कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि उसमें एंटागोनिस्ट भी होता है, विलन भी होता है। तो द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, कहानी में जो अपोजिंग फोर्सेस होते हैं यानी कि जो हीरो और विलन है उसके बीच में, तो ये जो स्टोरी होती है एक प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए कन्फ्लिक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी संघर्ष या कुछ ऐसा इशू पैदा होगा जिसके कारण हीरो और विलेन में कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो एक ऐसा स्ट्रगल जहाँ पर कैरेक्टर अपने आप से प्रभावित है, चाहे वो इमोशनली कमज़ोर है या मॉरल तरीके से डिलेमा में फंसा हुआ है, वो नहीं तय नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है, यानी अपने आप से वो खुद प्रभावित होता है, अपने आप से, अपने मन से संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल कन्फ्लिक्ट।
दूसरा होता है एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। तो एक्सटर्नल जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है? ये स्ट्रगल बिटवीन ए कैरेक्टर एंड एन आउटसाइड फोर्स, यानी जो हीरो होगा और एक बाहरी कोई फोर्स होगा, सच एज पर्सन वर्सेस पर्सन, यानी ये दो कैरेक्टर के बीच हो सकता है या दो से अधिक कैरेक्टर के बीच हो सकता है। पर्सन वर्सेस नेचर, यानी पर्सन का नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे वो सर्वाइवल की बात हो या कहीं हीरो जा रहा है, रास्ते में बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, मौसम बहुत ख़राब हो गया है और वो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसी जो कहानियाँ होती हैं उसमें आप देखेंगे पर्सन और नेचर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। ठीक है, अगला है पर्सन वर्सेस सोसाइटी, यानी आदमी और समाज के बीच में। आप देखते होंगे कि जो हीरो होते हैं वो सामाजिक जो कुरीतियाँ होती हैं, जो कस्टम्स और कन्वेंशंस होते हैं, उससे हीरो फाइट करता है, तो समाज के साथ वो कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। तो सोसाइटल नॉर्म्स के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पर स्ट्रगल को दिखाया जाता है, कन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। तो ये पर्सन वर्सेस सोसाइटी है। अगला है पर्सन वर्सेस सेल्फ, यानी आदमी का खुद से, कैरेक्टर का इंटरनल स्ट्रगल जो होता है, जिसको आप पहले पढ़ रहे थे इंटरनल कन्फ्लिक्ट, वो यहाँ पर सेम है, जहाँ वो अपने इमोशंस और डिजायर्स के कारण सफ़र करता है। तो पर्सन वर्सेस सेल्फ भी अगला कन्फ्लिक्ट इसमें आता है। अगला जो एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सोच क्या है? ठीक है, स्टोरी जो कही जा रही है उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये नैरेटर भी हो सकता है, यानी फर्स्ट पर्सन के व्यू से जो कहानी कह रहा है उसके नज़र से ये कहानी बताई जाएगी। द नैरेटर इज़ अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। जो कहानीकार होता है, जो खुद बोल रहा है कहानी, वो इसमें होता है, जहाँ पर वो कहता है आई या वी, मैं या हम लोग, यानी जब व्यक्ति खुद कहानी को कह रहा होता है तो ये फर्स्ट पर्सन ऑफ, कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन की तरफ से ये कहानी कही जाती है, ये पॉइंट ऑफ व्यू का पहला एलिमेंट है। दूसरा है थर्ड पर्सन लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि नैरेटर जो होता है, जो कहानीकार होता है, जो कहानी बोल रहा होता है, सुना रहा होता है, वो बाहरी होता है, कहानी में नहीं होता है, बल्कि वो जानता है, थॉट्स को समझता है, फीलिंग्स को समझता है और कैरेक्टर्स को भी समझता है। तो ये थर्ड पर्सन लिमिटेड एक फैक्ट होता है पॉइंट ऑफ व्यू में। थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट, इसमें क्या होता है कि जो नैरेटर यानी जो कहानी कहने वाला होता है वो सब कुछ जानता है एंड वह रिवील कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, जो थॉट्स हैं, वो जो सोच है वो दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी दिखाता है। अगला जो है वो है सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें नैरेटर जो है वो एड्रेस करता है रीडर्स को आप के तौर पे, यानी हम लोगों को, जो हम लोग पढ़ने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, और रीडर और कैरेक्टर को इस कहानी में शामिल करता है। तो ऐसा शायद ही देखने को मिलता है, रेयर होता है, बहुत कम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जनरली नैरेटर फर्स्ट पर्सन होता है या थर्ड पर्सन लिमिटेड के तौर पे कहानियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोन। तो टोन क्या है कि अगर ऑथर जिस एटीट्यूड की मदद से, जिस सोच के साथ वह सब्जेक्ट को, कैरेक्टर्स को, ऑडियंस को कुछ कहना चाहता है, ठीक है, उसका जो वर्ड चॉइस है, कहने के समय जो शब्दों को चुनता है, वो स्टाइल है। तो टोन जो है वो बहुत सीरियस हो सकता है, बहुत हंसी मजाक के साथ हो सकता है, कभी कभी बहुत ही आलोचनात्मक होता है, यानी सरकास्टिक जिसको कहते हैं। सरकास्टिक मतलब मजाक उड़ाते हुए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावाद से भरा हुआ, यानी जिसमें आशाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोन को समझ सकते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मूड। मूड समझते हैं आप लोग, यानी ऐसा इमोशनल एटमॉस्फेयर और फीलिंग जो लिटरेरी वर्क को इवोक करता है, लोगों को पढ़ने के लिए बाध्य कर देता है, बताता है कि उसको किस तरह की फीलिंग आ रही है। तो मूड जो है वो क्रिएट होता है थ्रू द सेटिंग, यानी सेटिंग कैसा है, टोन कैसा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, यानी जो व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया वो कैसा है। तो किसी भी कहानी में मूड क्या हो सकता है? सस्पेंस से भरा हुआ,
निराशा से भरा हुआ, ग्लूमी जिसको कहते हैं, जॉयस, खुशी से भरा हुआ। तो ये सारे मूड्स होते हैं। ठीक है, तो मूड का मतलब है कि कहानी का तासीर क्या है। तासीर मतलब होता है कि नेचर क्या है, मूड कैसा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगला है स्टाइल। स्टाइल मतलब तरीका, द डिस्टिंक्टिव वे एन ऑथर यूजेज। उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्टाइल जो होता है उसमें आप देखेंगे कि वर्ड का चॉइस क्या है, कि किन शब्दों का चुनाव जो है, सिलेक्शन जो है वो राइटर ने किया है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज में ऐसा कुछ डाला गया इससे आपके दिमाग में एक नया चित्र बनने लगे। ठीक है, ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो इस तरीके से जो राइटर का स्टाइल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण हम जान पाते हैं कि यह किस स्टाइल में लिखी हुई कविता है या कहानी है या नॉवेल है। तो ये फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, पोएटिक हो सकता है, या बातचीत के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको कन्वर्सेशनल कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंबॉलिज्म यानी चिन्ह का प्रयोग। तो सिंबल्स इसमें यूज होते हैं लाइक ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, इवेंट्स, जो रिप्रेजेंट करता है लार्जर आइडियाज को और कॉन्सेप्ट्स को। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहता है कि अ डव में सिंबलाइज पीस। जो सफ़ेद कबूतर होता है वो क्या सिंबलाइज करता है, शांति को। ठीक है, एक तूफान जो है वो रिप्रेजेंट करता है टर्मोइल को, उथल पुथल को। ठीक है, केओस को। तो इसी तरह से सिंबॉलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो लिटरेचर का है। ठीक है, अगला पॉइंट है इमेजरी। इमेजरी क्या है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी उसमें एकदम डिस्क्राइब किया जाएगा वैसा लैंग्वेज की मदद से ताकि ये अपील करता है, हमारे ऊपर असर करता है, ताकि हमारे सेंसेस देख सकें, उस साउंड को महसूस कर सकें, उसे सूंघ सके, टच कर सकें, टेस्ट कर सके। ये सारी चीज़ें इमेजरी की मदद से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट क्या करती हैं, विविड पिक्चर, एक ऐसा क्लियर पिक्चर हमारे सामने लाती हैं ताकि रीडर उसको समझ पाए। ठीक है, या तो देखकर या उसकी आवाज़ से, उसके स्मेल से, टच से। तो इमेजरी एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होता है। ठीक है, सो इमेजरी इन्हेंस करता है, बढ़ाता है द मूड एंड एटमोसफेयर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कहानी के मूड और एटमोसफेयर में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। आगे है डायलॉग। जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं तो स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, उसको डायलॉग कहते हैं। और कैरेक्टर्स उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं जब जैसा सिचुएशन होता है। जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है, एडवांस करता है, वह जो डायलॉग है वो हमारा इंसाइट को प्रोवाइड करता है और रिलेशनशिप दिखाता है और कन्फ्लिक्ट दिखाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है तो पता चलेगा कि कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई है। कोई लव की बातें कर रहा है तो एक अच्छे रिलेशनशिप को दिखाएगा। तो डायलॉग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लिटरेचर में। ठीक है, आगे है नैरेटिव स्ट्रक्चर। तो नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, किसी चीज़ को कहने का जो ढांचा है, तरीका जो है, वो एक फ्रेमवर्क है जो तय करता है कि किसी कहानी को कैसे कहा गया है। ठीक है, सम कॉमन स्ट्रक्चर इंक्लूड लीनियर, यानी सबसे पहले इवेंट्स आर प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक एक करके क्रोनोलॉजी में, जैसे 1 2 3 पैटर्न में होगा। ठीक है, तो ये लीनियर होता है, एक जैसा चलता जा रहा है। ठीक है, एक सिक्वेंशियल मैनर में, चेन में चलता जा रहा है। तो ये नैरेटिव स्ट्रक्चर हुआ। नॉन लीनियर क्या हुआ कि नैरेटिव जम्प्स बिटवीन डिफरेंट टाइम्स और इवेंट्स। घटना यहाँ से वहाँ से दिखाई जा रही है, यानी फ्लैशबैक्स का यूज़ होता है। जैसे कहानी में 10 साल पहले दिखाया जाता है ना, तो ये फ्लैशबैक जैसा चीज़ भी होता है, यानी कहानी जंप करती है, एक सिक्वेंशियल मैनर में नहीं चल रही है, बल्कि अचानक से कभी पीछे की कहानी कभी आगे की कहानी होती है। ठीक है, अगला है फ्रेम्ड नैरेटिव, यानी एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी, ये फ्रेम्ड नैरेटिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसके। अगला है फोर शैडोइंग। ये क्या है, ये हिंट्स हैं या क्लूज हैं। एक हिंट दिया जाता है या क्लू दिया जाता है, एक संकेत होता है
जो सजेस्ट करता है कि आगे क्या होने वाला है कहानी में, ठीक है। और जो रीडर्स होते हैं या दर्शक होते हैं वो एंटिसिपेट करते हैं और सस्पेंस क्रिएट होता है। तो ये फोर शेडोइंग कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगला है आयरनी। आयरनी को हम लोग हिंदी में विडंबना कहते हैं। तो ये क्या है? कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। जो हम चाहते हैं और वास्तविकता में हमारे सामने क्या है। तो आयरनी क्या होती है? एक विडंबना होती है। जैसे पहला है वर्बल आयरनी, व्हेन समवन सेज समथिंग बट मीन्स द ऑपोजिट, जो सरकास्टिक होता है। कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे कहते हैं कि आपकी नाक कितनी छोटी है जबकि नाक किसी की बड़ी होती है, तो ये सरकास्टिक हो गया। ये वर्बल आयरनी कहलाता है, यानी उल्टा मीनिंग निकलने वाला, ठीक है। अगला है सिचुएशनल आयरनी, व्हेन अपोजिट और व्हाट इज एक्सपेक्टेड अकर्स, जब घटना में कुछ और हो जाता है, हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है, ये सिचुएशनल आयरनी होता है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो जाता है। अगला है ड्रामेटिक आयरनी। ये क्या है? जब ऑडियंस जानती कुछ और है लेकिन कैरेक्टर्स को पता नहीं है, यानी ऑडियंस को पता है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है ड्रामा को या नॉवेल को, उसे सब कुछ पता है कि वहाँ होने वाला क्या है, लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता है क्योंकि वो तो एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये ड्रामेटिक आयरनी कहलाती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे दीज एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर आर टूल्स जिसे ऑथर्स यूज करके एक क्रिएट करता है वर्क ऑफ आर्ट को और मीनिंग को दिखाता है, रीडर्स को एंगेज करता है और अपने क्राफ्ट को कंपेलिंग स्टोरीज में बदल देता है, जिसे देखने, सुनने, पढ़ने, इसके लिए हम लोग बाध्य हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर को समझ गए होंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, keep sharing. Till then, bye bye.